सो अब हम देखते हैं नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। अभी हमने देखा कि मदर्स को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, अगर डायबिटीज है मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो फीटस को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब हम देखते हैं नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस। सो इसमें मेन जो आपको याद रखने की जरूरत है ये है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और सेकेंड जो मोस्ट कॉमनली देखने को जो मिलता है वो है पॉलीसीथीमिया। पॉलीसीथीमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, आफ्टर दैट हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। आफ्टर दैट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो न्यूनेट्स को देखने को मिल सकता है अगर मदर को डायबिटीज है तो। ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि वाइट क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब डायबिटीज इन प्रेगनेंसी को डिफरेंट क्लास में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि क्लास A1, A2, B, C, D, E, F एंड R। ठीक है, तो कितने क्लास अभी हमने पढ़े? हमने पढ़ा क्लास A1, ठीक है। फिर जो है हमारे पास वो क्या है सर? क्लास A2, आफ्टर दैट क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E, ठीक है, क्लास F, और लास्ट जो है वो है क्लास R। ये कुछ क्लासेस हैं जिसमें क्या किया गया है, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी को क्लासिफाई किया गया है। तो क्लास A1 और A2 में आपको क्या याद रखना है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज के रिलेटेड होता है, बट क्लास B से लेकर क्लास R तक जो होता है वो ओवर्ट डायबिटीज यानी कि प्री जेस्टेशनल डायबिटीज के रिगार्डिंग होता है। अभी हम वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लास ए में जो आपको याद रखना है ये है कि इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज, बट इसमें FBS जो होता है ना वो क्या होता है, FBS जो होता है वो नॉर्मल होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर जो है ये क्या होता है सर? नॉर्मल होता है। ठीक है, और इसमें और क्या याद रखना है, इसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर क्लास A1 डायबिटीज है तो हम इसमें इंसुलिन थेरेपी या इंसुलिन सप्लीमेंट्स हम नहीं देते हैं। सो नो इंसुलिन रिक्वायर्ड, इंसुलिन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब क्लास A2 में हम देखते हैं। क्लास A2 भी क्या होता है? जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें FBS जो होता है ना, फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है वो क्या होता है? एलिवेटेड होता है। ये क्या होता है सर? एलिवेटेड होता है, और इसमें हम इंसुलिन देते हैं। ठीक है, इंसुलिन रिक्वायर्ड, इंसुलिन रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लास B क्या होता है? क्लास B जो होता है वो होता है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसको हम ओवर्ट डायबिटीज भी हम बोल सकते हैं ना, ओवर्ट डायबिटीज। ठीक है, और ये कब होता है? आफ्टर एज 20 ईयर्स। ठीक है, ये आफ्टर एज 20 ईयर्स होता है, और इसका जो ड्यूरेशन जो होता है ना, ये ड्यूरेशन होता है लेस देन 10 ईयर्स।
ठीक है, लेस देन 10 ईयर्स। ऐसे ही क्लास सी में हमको क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी हमको प्री जेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलेगा। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलेगा, और प्री जेस्टेशनल डायबिटीज को हम क्या बोल सकते हैं सर, ओवर्ट डायबिटीज बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये एज ऑनसेट एज जो होता है ना, इसका ऑनसेट एज ये क्या होता है 10 to 19 ईयर्स होता है, ठीक है। और इसका ड्यूरेशन भी जो होता है, ड्यूरेशन भी होता है इसका, ये भी क्या होता है 10 to 19 ईयर्स ही होता है, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, क्लास डी में क्या होता है, तो क्लास डी में भी प्री जेस्टेशनल डायबिटीज ही होता है, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, जिसको हम ओवर्ट डायबिटीज भी हम बोल सकते हैं। और क्लास डी में आपको क्या याद रखना है, ये ऑनसेट एज जो होता है ना, वो बिफोर 10 ईयर्स होता है, ठीक है। ऑनसेट एज जो होता है वो क्या होता है सर, बिफोर 10 ईयर्स। बिफोर 10 ईयर्स। एंड इसका ड्यूरेशन कितना होता है सर, तो इसका ड्यूरेशन जो होता है वो होता है मोर देन 20 ईयर्स का, ठीक है। और क्लास ई में आपको क्या याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है ना, क्लास ई में, इसमें भी क्या होता है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, जिसको हम ओवर्ट डायबिटीज भी हम बोल सकते हैं ना, डायबिटीज। बट इसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें प्लस आपको देखने को मिलेगा कैल्सिफाइड पेल्विक वेसल्स, कैल्सिफाइड पेल्विक वेसल्स, ठीक है। तो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज विथ कैल्सिफाइड पेल्विक वेसल्स किस क्लास में आता है सर, तो ये क्लास ई में आता है, ठीक है। क्लास एफ में हमको क्या देखने को मिलेगा सर, तो इसमें भी प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, डायबिटीज जिसको हम ओवर्ट डायबिटीज भी हम बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ हमको क्या देखने को मिलेगा, सो नेफ्रोपैथी का प्रॉब्लम होगा, नेफ्रोपैथी। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ साथ नेफ्रोपैथी अगर हमको देखने को मिल रहा है तो वो होता है क्लास एफ, ठीक है। और क्लास आर क्या होता है सर, तो क्लास आर में भी हमको मिलता है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज और ओवर्ट डायबिटीज। प्लस इसमें जो हमको देखने को मिलता है वो होता है प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी हमको देखने को मिलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको याद रखना है क्लास आर, जिसमें क्या होता है सर, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ साथ या ओवर्ट डायबिटीज के साथ साथ हमको देखने को मिलता है प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी। और दूसरा याद रखना है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज और ओवर्ट डायबिटीज के साथ साथ हमको देखने को मिलता है नेफ्रोपैथी क्लास एफ में। और क्लास ई में जो हमको देखने को मिलता है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज के साथ साथ हमको क्या देखने को मिलता है सर वहां पे, सो कैल्सिफाइड पेल्विक वेसल्स। ये तीन तो आपको याद रखना ही है। और साथ में क्लास ए भी आपको याद रखना है, इसलिए कि इसमें सारा कुछ नॉर्मल होता है। क्लास ए में जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, प्री जेस्टेशनल नहीं होता क्लास A1 और A2 में, ठीक है। A1 और A2 में क्या होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज होता है। तो क्लास A1 में इंसुलिन की सप्लीमेंट या इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती, बट क्लास A2 में इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया क्लासेस। अब हम देखते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज है ना, जेस्टेशनल डायबिटीज जो है ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जेस्टेशनल डायबिटीज जो होता है ये प्रेगनेंसी में हाई रिस्क होता है ना, हाई रिस्क
इन प्रेगनेंसी। और इसमें से जो मोस्ट कॉमन रिस्क है, हमने बहुत सारा फीटल रिस्क फैक्टर हमने पढ़ा है, और इसमें से मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो है ये क्या है सर, तो ये सबसे कॉमन फीटल रिस्क फैक्टर जो है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वो है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। और ये हाइपरग्लाइसीमिया क्या कॉज कर सकती है सर, तो ये कॉज करती है, ये फॉर्म करती है फ्री रेडिकल्स। हाइपरग्लाइसीमिया फॉर्म्स फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। और ये आपको याद रखना है। ये क्यों मोस्ट कॉमन और बहुत प्रॉब्लम करता है ये हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को फॉर्म करती है। और ये फ्री रेडिकल्स क्या है, तो फ्री रेडिकल्स है एक सब्सटेंस है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर डेंजरस सब्सटेंस, ये क्या है सर, एक डेंजरस सब्सटेंस है। It can affect substance and it can affect in organogenesis. फीटस को ये क्या कर सकता है, ऑर्गेनोजेनेसिस में इफेक्ट कर सकता है। अब ये ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है सर, ये होता है डिफिकल्टी इन ऑर्गन फॉर्मेशन, डिफिकल्टी इन ऑर्गन्स फॉर्मेशन, ठीक है। सो हाइपरग्लाइसीमिया क्यों बहुत ज्यादा रिस्की है सर, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स फॉर्म करती हैं, और फ्री रेडिकल्स क्या करता है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस में इफेक्ट करती है। और ऑर्गेनोजेनेसिस में जब इफेक्ट होगा तो क्या होगा, वहां पे ऑर्गेन फॉर्म नहीं हो। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि ऑर्गेन फॉर्म नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो अब आपको क्या याद रखना है कि फ्री रेडिकल्स इंजरी हमको किस में देखने को मिलता है सर, इंजरी क्लासिकली सीन इन प्री-जेस्टेशनल डायबिटीज, फीमेल, ठीक है, क्लियर। और आपको क्या याद रखने की जरूरत है कि ऑर्गेनोजेनेसिस कब होता है सर, तो ये होता है 20 वीक्स में। ऑर्गेनोजेनेसिस कब होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस होता है 20 वीक्स में, यानी कि 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, बट जेस्टेशनल डायबिटीज कब होता है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज होता है मोर देन 20 वीक्स में, है ना, 20 to 24 वीक्स में जाकर होता है क्या, जेस्टेशनल डायबिटीज। प्री जेस्टेशनल डायबिटीज कब होता है, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज डे 1 से ही रहता है ना। तो अब क्या होगा, डे 1 से ही जब वहां पे क्या है, डायबिटीज है मदर को, तो उस कंडीशन में जब एम्ब्रियो में क्या होगा, जब बेबी का पार्ट सब जब बनने लगेगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वहां पर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा तो वो फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा, और फ्री रेडिकल बनेगा तो फिर वहां पर क्या होगा सर, ऑर्गेनोजेनेसिस में इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हमको ये किस में देखने को मिलता है, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज में हमको देखने को मिलता है, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज में देखने को मिलता है, ठीक है। और जेस्टेशनल डायबिटीज में क्यों देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज में डायबिटीज होता ही है प्रेगनेंसी की वजह से, और वो होता है आफ्टर 20 वीक्स, है ना, इसलिए हमको नहीं देखने को मिलता है वहां पे, ठीक है। तो आपको इस पे क्या याद रखना है कि जेस्टेशनल डायबिटीज occurs after 24 weeks of gestation, after 24 weeks of gestation, and till this time or till this period organogenesis already completed, so this complication
complication seen in pre-gestational diabetes. प्री-जेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम क्या देख लेते हैं सर, मोस्ट कॉमन ग्रॉस कॉन्जिनेंटल एनोमली जो होता है, मोस्ट कॉमन ग्रॉस कॉन्जिनेंटल एनोमली, congenital anomaly in diabetes in pregnancy, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी है तो मोस्ट कॉमन क्रॉस कॉन्जिनेंटल एनोमली क्या देखने को मिलेगा, तो हमको मोस्ट कॉमनली देखने को जो मिलता है वो कार्डियोवैस्कुलर एनोमली हमको देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, और कार्डियोवैस्कुलर में भी कौन सा ज्यादा देखने को मिलता है सर, तो कार्डियोवैस्कुलर में ज्यादा देखने को मिलता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो स्पेसिफिकली हमको क्या देखने को, कौन सा एनोमली देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट वेसल्स। ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट वेसल्स। सो मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है सर वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और स्पेसिफिकली जो हमको देखने को मिलता है सर वो मिलता है ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट वेसल्स। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है कि ये ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट वेसल्स क्या होता है। सो ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट वेसल्स का मतलब होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट्स होता है, और एरोटा जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट वेसल्स क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी कहां से ओरिजिनेट होता है, सो पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होता है राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से। और एर्टा कहां से ओरिजिनेट्स होता है, तो ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये किस कंडीशन में होता है सर, ये नॉर्मली ऐसा होता है ना, नॉर्मली जो है वो ऐसा रहता है हमारे बॉडी में। बट जब वहां पर TGA होता है ना, जिसको हम TGA बोलते हैं, या इसी को हम ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट आर्टरीज और ग्रेट वेसल्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो TGA में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो ओरिजिनेट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, और एरोटा जो है ये कहां से ओरिजिनेट होता है, तो ये होता है राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, सो TGA को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट आर्टरी और वेसल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है TGA। तो कार्डियोवास्कुलर एनोमली में मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और मोस्ट स्पेसिफिकली जो हमको देखने को मिलता है वो होता है ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ ग्रेट वेसल्स। ठीक है, नंबर 2 में हमको क्या देखने को मिलता है, सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमको देखने को मिल सकता है। सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में हमको क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली एनएनसेफेली देखने को मिलता है, एनएनसेफेली देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, और एक चीज आपको क्या याद रखना है, मोस्ट स्पेसिफिक ग्रॉस कॉन्जिनेंटल एनोमली, मोस्ट स्पेसिफिक ग्रॉस कॉन्जिनेंटल एनोमली
इन fetus of diabetic mother. मोस्ट स्पेसिफिक ग्रोस कॉन्जिनाइटल एनोमली जो हमको देखने को मिलता है डायबिटिक मदर में, वो होता है सैक्रल एजिनेसिस. ये क्या होता है? सैक्रल एजिनेसिस. और इसी को हम क्या बोलते हैं सर? सैक्रल एजिनेसिस, ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम. कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम. ठीक है. और क्या होता है ये सैक्रल एजिनेसिस का मतलब? यानी कि जो सैक्रम बोन है ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है. सैक्रम नॉट फॉर्म्ड. ठीक है, ये होता है सैक्रल एजिनेसिस. स्पाइन में होता है ना सैक्रम, वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होता है. ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कोई भी फीमेल हमारे पास आ रही है और वो डायबिटिक है, तो इनको कॉन्जिनेंटल एनोमलीज या इनके बेबी को कोई कॉन्जिनेंटल एनोमली हो सकता है. वो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे और कौन सा टेस्ट करेंगे? ठीक है. सो टू प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ एनोमलीज, टू प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ एनोमली, anomalies in diabetic pregnancy. ठीक है. सो कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे इसको? तो सर पहले तो हम इसके लिए जो हम टेस्ट करेंगे ना, इस टेस्ट का नाम क्या है? तो इस टेस्ट का नाम है HbA1c. ठीक है. इस टेस्ट का नाम क्या है? HbA1c. और ये HbA1c से हमको क्या पता चलता है? तो HbA1c से हमको पता चलता है कि 3 महीने में इस फीमेल का जो ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो कितना मेंटेन है. ठीक है. सो इट गिव्स ग्लूकोज वैल्यू ऑफ लास्ट 3 months. इट गिव्स ग्लूकोज वैल्यू ऑफ लास्ट 3 months. ठीक है. ठीक है. तो हम क्या देखेंगे HbA1c में? तो हमको पता चलेगा कि इसको कितना परसेंट रिस्क है एनोमली का. तो पहले तो अगर HbA1c लेस देन 6.5% आ रहा है, हमने HbA1c टेस्ट करवाया और HbA1 टेस्ट में हमको क्या मिला? HbA1c टेस्ट में हमको मिला, जो रिजल्ट मिला वो लेस देन 6.5 मिला. तो इसका मतलब कि नो रिस्क ऑफ एनोमली, नो रिस्क ऑफ एनोमलीज. ठीक है. यानी कि कोई भी रिस्क नहीं है. वही अगर हमको 6.5 अगर हमको मिल रहा है तो वहां पर कितना परसेंट रिस्क हो सकता है एनोमलीज का सर? तो 3% रिस्क ऑफ एनोमलीज. 3% रिस्क हो सकता है एनोमलीज का. वही अगर हमको 7.5% अगर हमको मिल रहा है HbA1c का लेवल, तो वहां पे 4% रिस्क होगा एनोमलीज का. 4% रिस्क होगा एनोमलीज का. अगर हमको 8.5% रिजल्ट अगर मिल रहा है तो वहां पर 8% रिस्क होगा एनोमलीज का. ठीक है. ठीक है. वही अगर मोर देन 9% अगर हमको मिल रहा है, मोर देन 9% अगर मिल रहा है, तो 15 to 20% रिस्क होगा एनोमलीज का. ठीक है. बट इसमें आपको क्या याद रखना है? मेन जो आपको याद रखना है, HbA1c का जो आपको मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको याद रखना है, तो 7 से लेकर 8.5% अगर वैल्यू हमको मिल रही है ना, तो 5% रिस्क होगा, रिस्क ऑफ एनोमलीज. ठीक है. और वही अगर मोर देन 10% अगर हमको मिल रहा है तो 22% रिस्क होगा, रिस्क ऑफ एनोमलीज. ठीक है.
तो ये टेबल आपको याद रखना है एटलीस्ट, मैं एटलीस्ट की बात कर रहा हूं। अगर आप ये सब याद रख पाए तो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको नहीं याद रखना है ये सब, तो बस ये 7 से लेकर 8.5 और मोर देन 10% होगा तो कितना परसेंट रिस्क होगा एनोमलीज का, इतना याद रख लीजिए, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, और पूछा गया है, सॉरी नॉट नहीं पूछ सकते, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हमको आइडेंटिफाई करना है कॉन्जेनिटल एनोमली को, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कौन सा टेस्ट हम करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी फीमेल हमारे पास आई, अब हमको क्या करना है, वो फीमेल को डायबिटीज है, ठीक है। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि बेबी नॉर्मल है या नहीं है, बेबी को एनोमलीज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमको ये देखना है। तो हम कैसे देखेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे सर? तो इसके लिए टेस्ट जो होता है, टेस्ट टू आइडेंटिफाई ग्रॉस कॉन्जेनिटल एनोमली। तो इसका जो टेस्ट है सर, ये है यूएसजी। टेस्ट क्या है? यूएसजी। और वो यूएसजी का नाम क्या है सर? तो यूएसजी का नाम है एनोमली स्कैन, ठीक है, एनोमली स्कैन। और इस एनोमली स्कैन को हम लेवल 2 स्कैन भी हम बोलते हैं। जब आप मार्केट में जाएंगे ना, तो कहीं कहीं पर डॉक्टर आपके प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर देंगे कि लेवल 2 स्कैन, ठीक है। तो ग्रॉस कॉन्जेनिटल एनोमली को देखने के लिए हम कौन सा स्कैन करते हैं सर? तो यूएससी करते हैं। कौन सा यूएससी करते हैं? तो एनोमली स्कैन। और एनोमली स्कैन को दूसरा नाम क्या है? तो लेवल 2 स्कैन, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या याद रखना है इस टेस्ट के बारे में, ये लेवल 2 स्कैन के बारे में, कि नॉर्मली ये टेस्ट सबको करवाना चाहिए, ठीक है। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं और आप क्लिनिक में बैठ रहे हैं, तो लेवल 2 स्कैन सबको करवाना चाहिए, ठीक है। आजकल हर एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। बट डायबिटिक मदर अगर आपके पास आ रही है, तो स्पेसिफिकली है ना, स्पेशली आपको ये एनोमली स्कैन करवाना ही है, ठीक है, क्लियर। सो दिस टेस्ट इज डन इन ऑल प्रेग्नेंट फीमेल। Done in all pregnant female, but especially on diabetic mother, ठीक है, especially in diabetic mother, ठीक है, क्लियर। चलिए, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है मदर को, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मदर, तो हमको एक टेस्ट और ऐड करना पड़ेगा यहां पे, और वो टेस्ट का नाम है, ठीक है, एडिशनल टेस्ट हम करेंगे एक, और ये टेस्ट है फीटल इको। ये फीटल इको क्या है सर? तो फीटल इको भी अल्ट्रासाउंड ही है, बट अल्ट्रासाउंड किस चीज का? हार्ट का। बेबी का जो फीटस का जो बेबी का हार्ट होता है ना, वो हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको हम बोलते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी या फीटल इको, ठीक है। सो फीटल इको हम कब कराएंगे सर? सो फीटल इको भी हम करवाएंगे 18 से लेकर 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हम फीटल इको करवा लेंगे। और एनोमली स्कैन हम कब करवाएंगे सर? तो ये भी हम 18 से लेकर 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तक हम एनोमली स्कैन भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। और हम फीटल इको क्यों करवा रहे हैं यहाँ पे? क्यों हम यहाँ पर फीटल इको करवा रहे हैं? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि डायबिटिक मदर में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हमको देखने को मिलता है, वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखने को मिलता है, जो होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, है ना। तो क्योंकि डायबिटिक मदर में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, डायबिटिक मदर में जो प्रॉब्लम होता है, वो बेबी को यानी कि फीटस को क्या होता है सर? सो फीटस को सीवीएस सिस्टम में यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। और प्रॉब्लम क्या होता है? तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या अदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है हार्ट में, वो देखने के लिए हम फीटल इको करवा लेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब हम और एक चीज क्या देख लेते हैं कि
अगर हमको एनोमली का रिस्क हमको अगर कम करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम क्या कर सकते हैं? सो टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्रॉस कॉन्जिनेंटल एनोमली फॉर्मेशन में हम क्या कर सकते हैं सर? तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस एक चीज कर सकते हैं, ग्लूकोज लेवल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोल ग्लूकोज लेवल, ठीक है, हम ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मदर डायबिटिक हो गई है, ठीक है, चाहे वो अनकंट्रोल डायबिटीज हो या प्री जेस्टेशनल डायबिटीज हो या वो जेस्टेशनल डायबिटीज हो, है ना, किसी भी तरीके का अगर डायबिटीज है और हमको कंट्रोल करना, हमको क्या करना है, एनोमली का रिस्क अगर हमको कम करना है तो हम ग्लूकोज का लेवल हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट। अब हम क्या देख लेते हैं सर? अब हम देख लेते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, ठीक है, वो आपको ब्लड शुगर पहले तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैनेजमेंट में क्या करना पड़ेगा सर? मोस्ट इंपोर्टेंट ये मैटरनल ब्लड शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। मैटरनल ब्लड शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा मोस्टली पहले तो, ठीक है, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद हम करेंगे बेबी को हम मॉनिटर करेंगे। सो मॉनिटरिंग फीटल वेलबींग, मॉनिटरिंग FWB, जिसको हम फीटल वेल बीइंग भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या मॉनिटर करेंगे सर? हम इसमें हम मॉनिटर करेंगे पहले तो फीटल मॉनिटरिंग आफ्टर 32 वीक्स। आफ्टर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हम फीटस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। आफ्टर दैट हम रेगुलर एक टेस्ट होता है जो हम करेंगे, जिसका नाम है NST, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये अलग सा टॉपिक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है वहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो रेगुलर हम क्या करेंगे सर? NST चेक करेंगे, नॉन स्ट्रेस टेस्ट हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम रेगुलर USC करेंगे। आफ्टर दैट हम फीटल ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे। फीटल ग्रोथ प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम प्रॉपर मॉनिटर करेंगे। आफ्टर दैट एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम हम रेगुलर चेक करेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम, ओलिगोहाइड्रोमाइनस या पॉलीहाइड्रोमाइनस का कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं, ठीक है। फिर हम बायोफिजिकल प्रोफाइल देखेंगे। बायोफिजिकल प्रोफाइल ये भी हम USG से देख सकते हैं, ठीक है। बायोफिजिकल प्रोफाइल देखेंगे और हम अदर्स कॉम्प्लिकेशंस का भी हम ख्याल करेंगे, ठीक है। वॉच फॉर अदर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर? फीटल मॉनिटरिंग करेंगे और स्पेशली हम कब करेंगे? आफ्टर 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हम स्पेशली मॉनिटर करेंगे। और क्या क्या मॉनिटर करेंगे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलर नॉन स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, रेगुलर USC करेंगे, फीटल ग्रोथ चेक करेंगे। ऑब्वियसली हम USC कर रहे हैं तो वहां से हमको फीटल ग्रोथ पता चल जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड भी हमको USC से पता चल जाएगा, बायोफिजिकल प्रोफाइल भी हमको USC से पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम ये सब के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे सर? तो USC करेंगे, बट रेगुलर करेंगे। बट कब से करेंगे? सो आफ्टर 32 वीक्स, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आपको क्या याद रखना है, जब हम ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं ना, ट्रीटमेंट, तो पहले तो आपको क्या याद रखना है कि हम डाइट मॉडिफिकेशन हम करेंगे, ठीक है। पहले हम ट्रीटमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे सर इस पेशेंट पे? तो पहले हम डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे। डाइट मॉडिफिकेशन में हम क्या करेंगे? तो डाइट मॉडिफिकेशंस में
हम 40% कार्बोहाइड्रेट बस हम अलाउ करेंगे, ठीक है। 40% कार्बोहाइड्रेट जो है वो फीमेल ले सकती हैं, 20% प्रोटीन ले सकती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट 20% फैट ले सकती हैं, ठीक है। डाइट मॉडिफिकेशन में हम इतना कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा फिलहाल के लिए, और अगर हमको ज़रूरत पड़ा तो हम जो डाइटिशियन होता है वो उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज हम करेंगे। एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 30 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट करेंगे, ठीक है। और 4 to 5 डेज इन अ वीक, 4 to 5 डेज इन अ वीक। ज़्यादा देर हम एक्सरसाइज हम नहीं करेंगे, सिर्फ 30 मिनट, बट वीकली 4 to 5 डेज हम करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा गोल क्या होगा, मैनेजमेंट के लिए हमारा गोल क्या होगा, तो हमारा गोल टू मेंटेन ग्लूकोज, मेंटेन ग्लूकोज, है ना। हमारा गोल क्या है सर, जो ग्लूकोज को मेंटेन करना हमारा गोल है यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अगर हम देख रहे हैं कि फास्टिंग में अगर लेस देन 95 mg पर DL अगर ब्लड ग्लूकोज आ रही है तो ये नॉर्मल है, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पोस्ट पेरेंडियल अगर पीपी के 1 आवर बाद अगर जो हमारा रिपोर्ट आ रही है वो लेस देन 140 mg पर DL अगर आ रहा है तो ये भी क्या है सर, तो ये भी नॉर्मल है, ठीक है। आफ्टर दैट पीपी के 2 आवर्स बाद, पीपी के 2 आवर्स बाद हमारा जो रिपोर्ट है ये लेस देन 120 mg पर DL अगर आ रहा है तो भी हमको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। और अगर हम HbA1c की बात करें, HbA1c की बात करें तो ये अगर लेस देन 6% आ रहा है तो भी क्या है, नॉर्मल है, ये हमारा गोल होना चाहिए। बट इससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो हमको इंसुलिन थेरेपी हमको देना है, ठीक है। यानी कि फास्टिंग में जो ग्लूकोज लेवल है वो मोर देन 95 mg पर DL अगर आ रहा है तो फिर क्या है सर, ये एबनॉर्मल है। पीपी के 1 आवर में, ठीक है, अगर मोर देन 140 mg पर DL अगर आ रहा है तो ये भी एबनॉर्मल है। पीपी के 2 आवर्स में अगर मोर देन 120 mg पर DL अगर आ रहा है तो ये भी क्या है सर, एबनॉर्मल है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंसुलिन थेरेपी यूज करेंगे, यानी कि इंसुलिन थेरेपी रिक्वायर्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, इंसुलिन हम देंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना होगा पहले, जो डायबिटीज इन प्रेगनेंसी है इसके लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है सर, तो इसके लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस डायरेक्ट इंसुलिन ही है और कोई भी ड्रग्स नहीं है, ठीक है। इंसुलिन है जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है। अब आपको क्या याद रखना है कि इसका डोज क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, तो इसका डोज जो हम जनरली यूज करते हैं 0.7 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे, ये इसका डोज है इन डिवाइडेड डोज, ठीक है, डे, बट इसको कैसे, इन डिवाइडेड डोज, एक ही बार हम नहीं देंगे, इसको हम डिवाइड करके हम देंगे। सो ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है सर, प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज है तो ड्रग्स ऑफ चॉइस है इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन का डोज क्या है सर, तो 0.7 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डे इन डिवाइडेड डोज, ये क्या है, इसका डोज है, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है, अब आपको याद रखना है कि इंसुलिन कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ इंसुलिन। टाइप्स ऑफ इंसुलिन में आपको पहले तो क्या याद रखना है कि एक होता है रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन जो होता है ना, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है,
क्या होता है सर, ये शॉर्ट एक्ट, बहुत कम टाइम के लिए ये एक्ट करती है, ठीक है। और ये करता क्या है, तो ये शुगर कंट्रोल करता है आफ्टर मील, कंट्रोल शुगर लेवल आफ्टर मील, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है एनपीएच इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। और आपको क्या याद रखना है कि ये क्या करती है और कब हम देते हैं, गिवन एट बेड टाइम, ये कब हम देते हैं, बेड पे जाने के टाइम में हम देते हैं, टू कंट्रोल फास्टिंग शुगर लेवल, फास्टिंग शुगर लेवल, ठीक है। और आपको क्या याद रखना है, एक होता है मिक्स्ड इंसुलिन, मिक्स्ड इंसुलिन, मिक्स्ड इंसुलिन क्या होता है सर, तो मिक्स्ड इंसुलिन जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेगुलर प्लस एनपीएच इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, ठीक है। कॉम्बिनेशन, जब एनपीएच और रेगुलर का जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड इंसुलिन, ठीक है, मिक्स्ड इंसुलिन। और आपको इसमें क्या याद रखना है, ये जो है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। मोस्ट कॉमनली हम कौन सा यूज करते हैं सर, तो मिक्स्ड इंसुलिन हम यूज करते हैं, ठीक है। और होता है अल्ट्रा शॉर्ट इंसुलिन, अल्ट्रा शॉर्ट इंसुलिन। जैसे अल्ट्रा शॉर्ट इंसुलिन में कौन कौन सा ड्रग्स आता है सर, तो एस्पार्ट, ठीक है, और लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड लिस्प्रो, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेफ है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम अगर अल्ट्रा शॉर्ट इंसुलिन हम अगर यूज कर रहे हैं, तो अल्ट्रा शॉर्ट इंसुलिन में हम क्या क्या यूज करेंगे, एस्पार्ट एंड लिस्प्रो हम यूज करेंगे, ठीक है। फिर एक होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। अब लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में हम क्या यूज करेंगे, तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो है वो है ग्लार्जिन, ग्लार्जिन, ठीक है। अदर्स जो है और भी है इस लॉन्ग एक्टिंग में, लॉन्ग एक्टिंग में और भी कुछ ड्रग्स है, बट वो हम यूज नहीं करते हैं। अगर हमको लॉन्ग एक्टिंग यूज करना ही पड़ा तो हम ग्लार्जिन हम यूज करेंगे, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज में जैसे कि आपने पढ़ा कि ड्रग्स ऑफ चॉइस जो है ये क्या है, इंसुलिन थेरेपी है, इंसुलिन थेरेपी है, ठीक है। ये जेस्टेशनल डायबिटीज है तो भी, या प्री जेस्टेशनल डायबिटीज है तो भी, जो हमारा ड्रग्स ऑफ चॉइस जो है वो इंसुलिन थेरेपी ही है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि हम क्या मेटफॉर्मिन हम यूज कर सकते हैं क्या, जी बिल्कुल, हम मेटफॉर्मिन भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन। और एक ग्लाइब्यूराइड करके हैं, ग्लाइब्यूराइड, ये दोनों भी हम यूज कर सकते हैं। ये बोथ क्या है, ये सेफ ड्रग्स हैं, सेफ ड्रग्स हैं, बट सेफ ड्रग्स हैं बट फर्स्ट लाइन नहीं है, बट नो फर्स्ट लाइन ड्रग्स, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, ठीक है। मेटफॉर्मिन और ग्लाइब्यूराइड जो है, ग्लाइब्यूराइड जो है ये क्या है, सेफ ड्रग्स हैं, बट ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं है। क्यों नहीं है, और ये फर्स्ट लाइन नहीं है, इसलिए ज्यादा नॉट प्रीफरेबल, ठीक है, ये ज्यादा प्रीफर्ड हम नहीं करते हैं। और क्यों नहीं हम ज्यादा प्रीफर्ड करते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ये क्या करता है ना, प्लासेंटा का जो लेवल है वो क्रॉस कर जाती है, ठीक है, बिकॉज इट क्रॉस प्लासेंटा, और ये प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, इसलिए हम नहीं करते हैं। इट क्रॉस प्लासेंटा वेरी स्लोली, ठीक है।
और क्या है, अगर हमको यूज करना ही पड़ा तो हम कब यूज करेंगे, हम सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम यूज करेंगे। अगर हमको अगर मेटफॉर्मिन और ग्लाइब्यूराइड अगर हमको यूज करना ही पड़ा तो हम कब यूज करेंगे सर, तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम यूज करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम यूज नहीं करेंगे, कैन नॉट बी यूज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कैन नॉट बी यूज्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो कब हम यूज कर सकते हैं, सो कैन यूज इन थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो कब हम यूज कर सकते हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, हम कब डिलीवरी करवा सकते हैं। ठीक है, सो टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, सो कब हम डिलीवरी करवा सकते हैं अगर फीमेल को डायबिटीज है तो। ठीक है, तो अगर प्री जेस्टेशनल डायबिटीज है, ठीक है, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज अगर है, डायबिटीज अगर है तो हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम करेंगे किस टाइम पे, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हम किस टाइम पर करेंगे सर, तो 37 टू 38 वीक्स में, 37 टू 38 वीक्स प्लस 6 डेज और हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नो एनी कॉम्प्लिकेशन, नो एनी कॉम्प्लिकेशन, अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है कंटिन्यू टिल 39 वीक्स। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, इफ देयर इज एनी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, अर्ली टर्मिनेशन हम करेंगे। अर्ली टर्मिनेशन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई कॉम्प्लिकेशन होगा, जैसे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, या अनकंट्रोल्ड शुगर है, अनकंट्रोल्ड शुगर है। अगर ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है तो हम क्या करेंगे सर, तो हम अर्ली टर्मिनेशन भी हम करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम कंटिन्यू करेंगे 39 वीक्स तक प्रेगनेंसी को। अगर हमको टर्मिनेशन करना पड़ा, सब कुछ ठीक है बट अब प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो 37 टू 38 वीक प्लस माइनस 6 डेज में हम टर्मिनेट या डिलीवर हम कर सकते हैं बेबी को। ठीक है, अब आपको एक और चीज क्या याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंटली प्री जेस्टेशनल डायबिटीज में, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मदर को अगर हम इंसुलिन थेरेपी पे रखे हैं, यानी कि इंसुलिन थेरेपी चल रहा है, ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम कब टर्मिनेट करेंगे बेबी को, सो टर्मिनेट डिलीवरी आफ्टर 38 वीक्स। ठीक है, आफ्टर 38 वीक्स, ये आपको याद रखना है। प्री जेस्टेशनल डायबिटिक मदर है, प्री जेस्टेशनल डायबिटिक मदर है, ठीक है, इंसुलिन थेरेपी पे है बट अभी तक कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम 38 वीक्स तक हम कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट, और 38 वीक्स के बाद हम क्या करेंगे, डिलीवर हम करेंगे या टर्मिनेट हम करेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन है तो हम अर्ली टर्मिनेशन कर देंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम 39 वीक्स तक हम करेंगे। ठीक है, या और प्री जेस्टेशनल डायबिटीज है और अगर हमको करना ही पड़ा तो हम कोशिश करेंगे कि 37 टू 38 वीक प्लस माइनस 6 डेज, प्लस 6 डेज में, नॉट माइनस, प्लस 6 डेज में हम टर्मिनेट करें। ठीक है, तो गाइस अगर आप सबको इतना पता चल गया तो ऑलमोस्ट आप सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं डायबिटीज के रिगार्डिंग, बट इसके लिए आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों
देखना होगा और इसका नोट्स भी बनाना होगा, फिर आप बहुत बढ़िया से सारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।